हमारे दर्शकों को बताइए कि इनोवेशन कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं हमारी ज़िंदगी में, देश की प्रगति में और वास्तविकता में इनोवेशन है क्या? इनोवेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके देश की प्रगति के लिए। बात करें जीआईए की आपने बात की, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की, तो बहुत अच्छे हालात हुए हैं पिछले अगर कुछ सालों में देखें, जी। बेहतर स्थिति में है? जी। हमारे निश्चित तौर पे हिंदुस्तान एक बहुत लंबी छलांग मारते हुए 2015 में हिंदुस्तान 81 रैंक पे था और आज 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 रैंक पे। तो 81 से 39 रैंक पे करीब 9 वर्ष में हिंदुस्तान की जो लंबी छलांग मिली है, ये सर्टेनली ये दर्शाती है कि हिंदुस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबी उड़ान भर रहा है। खासकर मैं अगर बात जिक्र करूँ, एआई का जिक्र करूँ, तो अभी से लोगों को डर सता रहा है और नौकरियां लोगों की जा रही हैं। अपना डेटा को आइडेंटिफाई करके, अपना डेटा को फीड करके अपने लिए उस एआई को कोड मोड़ सकते हैं। रही बात नौकरियों की, नौकरी जाने की बात, ये बात सच है। बहुत सी ग्लोबल कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं। अमेजन से लेकर के एचसीएल, हिंदुस्तान की एचसीएल कंपनी, विप्रो कंपनी भी ले ऑफ कर रही हैं। आईटी कंपनी के क्षेत्र में ही एआई को हमको अपनाना पड़ेगा। जिंदगी को हमने और आपने बड़े आसान होते हुए देखा है। हमने देखा है कि किस तरह से हम मैसेज से और अब वीडियो कॉल तक आ गए हैं। हमने देखा है कि कैसे पेट्रोल डीजल से ईवी पर आ गए हैं। ये बहुत छोटी चीजें हैं। बैंकों में जाना, लंबी लंबी लाइनें लगाना और उनके बिल भरना और उसके बाद यूपीआई से पेमेंट कर देना, इस तरह के बहुत सारे इनोवेशन तकनीक के जरिए हमारी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो इनोवेशन है 2050 तक किस तरह से दुनिया की तस्वीर बदल देंगे, हमारी जिंदगी को कितना आसान कर देंगे और आसान करने के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। एआई को हम देख रहे हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, जो कि आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा बड़ी जिम्मेवारी उनके पास, वीपी हैं क्यूसीएफआई के और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं टाइफेक के। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि इनोवेशन अमूमन हम सब जानते हैं कि जिस तरह से लगातार अपडेट होती है तकनीक, उनके बारे में होता है। एक सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि इनोवेशन कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं हमारी जिंदगी में, देश की प्रगति में और वास्तविकता में इनोवेशन है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, इनोवेशन की बात आज जैसे जैसे हम कोई भी देश इकॉनमी की जब पायदान पर चढ़ता है, वैसे वैसे उसको इस बात का एहसास होता है कि इनोवेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके देश की प्रगति के लिए। तो अगर हम बात करें इनोवेशन की, तो हम आपको ले जाना चाहेंगे करीब 100 वर्ष पूर्व, जब इनोवेशन और की जननी इन्वेंशन हुआ करती थी। जी। और ये दर्शाता है कि इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। इन्वेंशन जिसको हम कहते हैं, जैसे जेम्स वॉट ने एक स्टीम इंजन बनाया, टेलीफोन का इजाद किया गया, बहुत सी चीज़ों का इजाद किया गया। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का इजाद किया। ऐसी चीज़ों को जो एक इन्वेंशन के रूप में आई, जो साइंस के बैकग्राउंड में, साइंस की नॉलेज के बेसिस पर कोई खोज करके निकाला गया, जी। डिस्कवरी करके निकाला गया, वो तो एक इन्वेंशन था। और उसको हम कैसे एक कॉमर्शियल प्रतिरूप दे सकते हैं, उससे उससे कैसे हम जीवन को आसान बना सकते हैं और उससे कैसे हम एक कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, वो इनोवेशन हुआ। तो अब सिर्फ हमें इन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे इनोवेशन की भी ज़रूरत है। और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने पिछले करीब 25 एक वर्ष से इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया और हर वर्ष एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की एक लिस्ट जारी करते हैं, जिसमें 132 देशों के लिस्ट में किस पायदान पे कि कौन सा देश है, अपने इनोवेशन के आधार पे उस पर रखा जाता है। तो अगर हमारे देश की बात करें, जीआईए की आपने बात की, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की, तो बहुत अच्छे हालात हुए हैं पिछले अगर कुछ सालों में देखें, जी। बेहतर स्थिति में हैं हम। जी।
हमारे निश्चित तौर पे हिंदुस्तान एक बहुत लंबी छलांग मारते हुए, हम आपको बताएँगे 2015 में हिंदुस्तान 81 रैंक पे था, 2007 में हिंदुस्तान 89 रैंक पे था और आज 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 रैंक पे है। तो 81 से 39 रैंक पे करीब 9 एक वर्ष में हिंदुस्तान की जो लंबी छलांग मिली है, ये सर्टेनली ये दर्शाती है कि हिंदुस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबी उड़ान भर रहा है और आगे इसे और भी लंबी उड़ानें भरनी होगी अगर वो अपने को ऊपर के 5 देशों में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 5 देशों में रहना चाहेगा, तो हम निश्चित तौर से हमें बहुत एफर्ट करना होगा। तो ये बड़ी चीज़ बताई आपने कि 10 सालों में इतनी प्रगति हमने की है, खासकर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो क्या ऐसे फैक्टर मानते हैं कि ऐसे 10 सालों में क्या सरकार की तरफ से हुए या कौन-कौन से ऐसी देखिए बातें हैं जिनकी हाँ, बदौलत ये हमें उपलब्धि प्राप्त हुई? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो रैंकिंग की जाती है, उसमें हमें इनोवेशन करने के लिए करीब इनपुट फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट, उसमें नॉलेज इनपुट, उसमें मैन पावर इनपुट, उसमें पॉलिसी इनपुट और फाइनेंस इनपुट, ये सब इनपुट्स काउंट किए जाते हैं। वैसे ही हमारे आउटपुट फैक्टर्स होते हैं। आउटपुट फैक्टर्स हमारी इकोनॉमी आउटपुट होती है कि किस किस लेवल की इकोनॉमी है, और हमारी आउटपुट होती है ह्यूमन आउटपुट कि हमारा ह्यूमन सिस्टम है वो कितना इवॉल्व, कितना मजबूत हुआ, कितना स्ट्रेंथन हुआ। तो अगर हम ये देखेंगे पिछले 10 एक वर्षों में भारत की सरकारों ने काफ़ी प्रयास किया है कि हम कैसे रिसर्च टेक्नोलॉजी को कैसे हम स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, जिससे हमारा इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो सके। और आज भी स्विट्ज़रलैंड विश्व का सबसे नंबर 1 कंट्री है जहाँ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट पायदान पे है। दूसरे पायदान पे छोटा ही देश स्वीडन है, तीसरे पायदान पे अमेरिका है। तो ऐसे ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ऊँचे पायदान पे हैं। और खास बात ये है कि जीआईआई में जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अभी भी एक लंबा सफ़र बाकी है। तो जीआईए में एक लंबा सफ़र बाकी है जब आज स्विट्ज़रलैंड, यूएस, चाइना ऐसे देश हिंदुस्तान से काफ़ी आगे हैं। तो हमें ये अपना प्रयास रोकना नहीं होगा और सिर्फ प्रयास हम अपने लेवल प्रयास के साथ-साथ सरकारी लेवल के प्रयास की बात भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ आनी चाहिए जो इनोवेशन को सपोर्ट करे और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को सपोर्ट करे और जो कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को जिससे फ़ायदा मिले। जी। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि इनोवेशन इस तरह की होनी चाहिए जो सभी को फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन अभी कुछ इनोवेशंस ख़ासकर मैं अगर बात ज़िक्र करूँ, एआई का ज़िक्र करूँ, तो अभी से लोगों को डर सता रहा है और नौकरियाँ लोगों की जा रही हैं। तो इस तरह की इनोवेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो हमारे लिए फ़ायदे की बजाय मतलब खतरे का निशान बन गई हैं। नहीं, आपका बहुत ही जायज़ प्रश्न है और जायज़ जायज़ चिंता है। देखिए, जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी इनोवेशन किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन हो और जस्ट इनोवेशन हो, एथिकल इनोवेशन हो। लेकिन शायद उस प्रयास में कभी-कभी हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा कितना वो इनोवेशन जस्टिफाइड है, कितना एथिकल है जी। और कितना ह्यूमन सेंट्रिक है। लेकिन अब जब इनोवेशन की दौर में आगे बढ़ चुके हैं, तो पीछे तो लौट सकते नहीं हैं, क्योंकि आज पूरा ग्लोब एक देश है, एक कंट्री है, वन नेशन, वन वर्ल्ड, वन कन की बात की जाती है। तो जैसे एआई की बात है, एआई का जो नया स्वरूप सबके सामने आया है, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट को भी उसी एआई में अपने तरीके से अपने योगदान दे करके, अपना डेटा को आइडेंटिफ़ाई करके, अपना डेटा को फ़ीड करके, अपने लिए उस एआई को मोड़ सकते हैं। रही बात नौकरियों की, नौकरी जाने की बात, ये बात सच है, बहुत बहुत सी ग्लोबल कंपनीज़ ले ऑफ कर रही हैं, अमेज़न से लेकर के एचसीएल, हिंदुस्तान की एचसीएल कंपनी, विप्रो कंपनी में ले ऑफ कर रही हैं और 1, 2, 4, 6 नहीं 10,000, 15 जैसे ले ऑफ्स हो रहे हैं, जहाँ नौकरियाँ जा रही हैं। बट उसी क्षेत्र में आज आईटी कंपनी के क्षेत्र में ही एआई को हमको अपनाना पड़ेगा। एआई के हम जेनरेटिव एआई की बात करेंगे, हम एथिकल एआई की बात करेंगे, हम जस्ट एआई की बात करेंगे कि हम कैसे
उस एआई के क्षेत्र में अपने डेटा को जनरेट करने के लिए नई नौकरियां को हम ईजाद करें, अपने डेटा को एनालिसिस करें, नई नौकरियां की ईजाद किया जाए, अपने डेटा को। अब ये बात होगी जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे एआई के क्षेत्र में अभी चैट जीपीटी की बात की जाती है, परप्लेक्सिटी की बात की जाती है, क्योर डॉट एआई की बात की जाती है। तो कल को हम अलग अलग डोमेन स्पेसिफिक एआई एल्गोरिदम्स लिख सकेंगे, जैसे हेल्थ के डोमेन स्पेसिफिक एआई। जी। तो जो हमारे डॉक्टर्स सिर्फ वो मरीज को देख करके पर्चा लिखते थे, वो डॉक्टर्स को अगर एआई का को एज अ टूल यूज कर सकेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मरीज देख पाएंगे। तो शायद उनको ये स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, नया स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। वो सिर्फ एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टरी शायद अच्छी ना कर पाएँ, जबकि एमबीबीएस के साथ साथ वो कुछ डेटा की भी जानकारी लें, कुछ अंडरस्टैंडिंग लें, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल होंगे। वैसे ही सर्जन्स की बात की जाएगी, हम रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सर्जन्स की नौकरी चली जाएगी, बट लेकिन सर्जन्स को स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे कि अगर वो क्या डेटा फीड करें रोबोट्स को, कि जिसको उनको अंडरस्टैंडिंग इस बात की हो कि कितने डीप इंसिजन लगाना है बॉडी में, कितने एंगल पे इंसिजन लगाना है बॉडी में, कितने सेंटीमीटर का उनको कट लगाना है। ये सब चीज़ें उनको डेटा देना पड़ेगा। वो सिर्फ अपने तक डेटा रख के वो नहीं कर पाएंगे, वो डेटा को फीड करेंगे रोबोट्स में, और ये उनका फीडिंग तभी कर सकते हैं जब वो खुद डेटा जनरेट करेंगे। तो एक नई तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, नए तरह के स्किल सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दर्शाता है कि हमारे अगर नए स्किल सेट्स आएँगे, तो हमारी नए जॉब्स भी आएँगी। एक इसलिए आपने बड़ी चीज़ कही कि जस्टिफाइड इनोवेशन और एथिकल इनोवेशन। जी। लेकिन एक बात ये भी कही कि जो दौड़ शुरू हो गई है इनोवेशन की, उसमें हमें आगे ही चलना है, पीछे जा नहीं सकते। तो कैसे ध्यान रखते हैं कि ये जस्टिफाइड है, एथिकल है, या इस भाग-दौड़ में ऐसा संभव है कि हो पाता है इस तरह की चीज़ें कि एथिकल और जस्टिफाइड इनोवेशन की जा सके? निश्चित सरकार की, हर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हर हर देश की ये पॉलिसी एफर्ट होता है कि हमारा इनोवेशन जस्टिफाइड हो। हम इनोवेशन ऐसा ना करें कि सिर्फ हम युद्ध के लिए स्ट्रैटेजिक इनोवेशन कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, तो सैटेलाइट्स का सिर्फ यही यूज़ नहीं होगा कि वो हमारे दुश्मन के सेंटर्स को देखें कहाँ पर दुश्मन छुप के बैठा है। उसके साथ साथ सैटेलाइट्स का और भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो वो जस्ट इनोवेशन की श्रेणी में आएगा कि हम डेटा ट्रांसमिशन की यूज़ कर सकते हैं। सैटेलाइट से हम कोशिश ये कर सकते हैं कि वहाँ के नए मिनरल्स को हम ले आ सकें, उसको स्टडी कर सकें, जिससे हमारा कुछ नई कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो सके। आपको बताऊँगा, अभी हम लोग स्पेस मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है कि हम लोग धरती पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हैं, जो नहीं बन पाते हैं हमारी ग्रेविटी के कारण, उसको अगर हम स्पेस में ले जाएँ जहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी की बात हो, तो मैं शायद वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। और आज इसका भी प्रयास चल रहा है, न सिर्फ नासा द्वारा बल्कि हिंदुस्तान की सरकार द्वारा भी। बड़ी चीज़ है। ये बात सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा संभव नहीं है इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में जो भी इनोवेशन होते हैं कि उसके तकरीबन फ़ायदे नुकसान साथ-साथ ना हो। एक वाइज़ बुद्धिमत्ता से उनका उपयोग करना, उनका इन्वेंशन करना, ये हमारे ऊपर निश्चित रूप से निर्भर करता है। सर, हमारे देश की अगर कुछ बात करें, ऐसे कौन से खास क्षेत्र हैं जिस पे भारत फ़ोकस रहता है उनका, और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, हिंदुस्तान ने, अगर हम पिछले एक दशक की बात करें, जैसे हम सब आज एक रिक्शे वाले से लेके एक बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट, प्रधानमंत्री भी यूपीआई का प्रयोग करते हैं। तो एक बहुत बड़ा हमारा इनोवेशन का निश्चित रूप से क्रांति रही है यूपीआई बड़ी बड़ी क्रांति है। जो आज कई देश इसमें पीछे हैं, अभी देश उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, हिंदुस्तान इम्प्लीमेंट कर लिया है। ऐसे ही इनोवेशन की बात की जा रही है, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं हाइड्रोजन एनर्जी की। सो हाइड्रोजन एनर्जी की सरकार के प्रयास है कि हमारा भारत की जो संपदा है, जो वेस्ट हमारा है, उससे अगर हम हाइड्रोजन एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, तो हम, क्योंकि हिंदुस्तान में वेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा इसलिए वेस्ट है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कहीं उसको हम एज अ टूल यूज़ करके, उसको एज अ सम वेल्थ यूज़ करके हम हाइड्रोजन एनर्जी जनरेट करें, तो ये हमारा एक नया इनोवेशन का स्टेप हो रहा है। जी। ऐसे ही हमारा स्टेप हो रहा है, इनोवेशन का स्टेप किया जा रहा है। जैसे मैंने बात की स्पेस मैन्युफैक्चरिंग की, कि हम लोग अभी जो है सिलिकॉन फाइबर्स के डेटा केबल्स बनते हैं जो समुद्र के नीचे डाले जाते हैं, जिससे इंटरनेट का प्रवाह होता है। तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि सिलिकॉन की जगह पर हम दूसरे मेटल के, जिरकोनियम मेटल का डेटा केबल बनाया जाए, जो यहाँ पे धरती पर न बने, वो हमारे
स्पेस में बने जहाँ जीरो ग्रेविटी हो, तो जीरो ग्रेविटी में होगी तो हमारे क्वालिटी ऑफ डेटा केवल बहुत अच्छी हो जाएगा और जिससे हम डेटा का ट्रांसमिशन अच्छा होगा और हमारे 10 टाइम्स डेटा स्पीड होगी। जी। तो आज हम जो बात 5G की कर रहे हैं वो हम 10G की बात करेंगे। आप ये आपको ज़रूर गर्व महसूस होगा इस बात को सुन के कि हिंदुस्तान 5G डेटा ट्रांसमिशन में एक अग्रणी देश है। इतना अच्छा डेटा ट्रांसमिशन यूके में नहीं है, जितना हिंदुस्तान में है। क्या क्योंकि बात हमारे है! 5G की बात कर रहे हैं। अभी हम जो वीडियो क्वालिटी की बात कर रहे हैं आपको ज़िक्र किया कि हम लोग अब बात सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कल को ऐसा भी इनोवेशन हो रहा है कि आप इंसान के प्रेज़ेंस को महसूस कर पाएँगे, उसकी महक को सूँघ पाएँगे। तो वो भी इस डेटा ट्रांसमिशन के माध्यम से होगा कि अगर आप मेरे पास बैठे हैं तो आपके शरीर की महक मुझे तक पहुँचेगी। क्या बात है! आप जबकि चाहे मुझसे हज़ारों किलोमीटर दूर रहिए। तो ये भी एक इनोवेशन की बात प्रयास है। गज़ब बड़ी चीज़ अब बताई आपने। एक और चीज़ जैसे एनर्जी की आपने बात की, हेल्थ, हेल्थ एक जी, बड़ा सेक्टर है और हमारे देश के लिए तो बड़ी चिंता की बात है। जी, इतना देश का, दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हम हैं। जी। तो उस लिहाज से जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इनोवेशन जिस तरह की हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट होना तो शायद मुश्किल कहूँगा। हिंदुस्तान में हेल्थ की बहुत ज़रूरत निहायत ज़रूरत है। हिंदुस्तान हेल्थ इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। सर्विस हेल्थ सर्विसेज़ के इनोवेशंस जो हो रहे हैं वो तो कुछ अच्छे तक बहुत बहुत काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन प्रोडक्ट इनोवेशन की बात की जाए तो शायद हमें काफ़ी तैयारी करनी है, काफ़ी आगे जाना है और बहुत मेहनत करनी है। प्रोडक्ट इनोवेशन में हम कहें तो ड्रग्स की बात करेंगे, मेडिसिन की बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल्स की बात करेंगे, इम्प्लांट्स की बात करेंगे, डिवाइसेज़ की बात करेंगे। शायद आज सरकार हमारी उस पर प्रयास फ़ोकस काफ़ी कर रही है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि बहुत आगे तक जाना है उसमें। निश्चित रूप से और आगे जाएँगे और जिस तरह से हम चल रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं जीआईआई के आंकड़े हैं वो भी हमारे फ़ेवर में है क्योंकि 10 साल में कहाँ से कहाँ तक का जी। सफ़र हमने तय किया। एक और बात, ये लगातार रहता है कि क्या 10 साल में जिस तरह की स्थिति आई, ये सवाल मैं पहले भी करना चाह रहा था कि क्या सरकार का इसमें अहम रोल रहा है? सरकार सच में इस तरह से एक जो सपोर्ट पहले कर रही थी, इनोवेशन और तकनीक को, अब ज़्यादा कर रही है, इसको ज़्यादा महत्व दे रही है? सरकार का कितना रोल? देखिए, सरकार के रोल के बिना तो शायद कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि देश में सरकारें बनाई ही जाती हैं कि आप देश को आगे ले जाने के लिए। और जिस काल में देश में सरकार ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं किया है, वो हम आपके सामने सब कुछ सर्वविदित है। मुगल का राज ऐसा था, मुगल समय में जब साइंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जाती थी, मैं हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जिस कारण से हिंदुस्तान काफ़ी पीछे हुआ। उसके पहले हिंदुस्तान बहुत आगे था साइंस टेक्नोलॉजी में। हमने वापस शुरुआत की है, वापस हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ टेक्नोलॉजीज़ की बात की है और आज हम इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 तक पहुँचे हैं और उम्मीद है कि हमारा प्रयास सिर्फ़ पर्सनल लेवल पे नहीं, सोशल लेवल पे नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है और बढ़ाया जाएगा और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जो अभी 0.6 टू 0.7% है, वो उम्मीद है कि वो 2% के आसपास जाएगा। तो अवश्य हिंदुस्तान विश्व का एक लीडर टेक्नोलॉजिकल लीडर बनेगा। और यही हम उम्मीद करते हैं और इस तरह का सफ़र ये निश्चित रूप से जारी रहेगा। लेकिन सर एक और बात, हम 2000 विज़न जो 2050 की हम बात करते हैं, 50 में स्थिति किस तरह से देखते हैं आप? ख़ासकर जो ये स्पीड चल रही है हमारी, इसमें इनोवेशन कहाँ होगा और हम उसमें कहाँ होंगे? हमारा देश कहाँ होगा? ये मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 2050 में हिंदुस्तान विश्व का टेक्नोलॉजिकल लीडर बनेगा। अब किन क्षेत्रों में हमको ये देखना पड़ेगा हमारे एफर्ट्स किन क्षेत्रों में होते हैं। सब क्षेत्रों में तो ताकतवर कोई एक नेशन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हमें ताकतवर बनना ज़रूरी है। जैसे? एग्रीकल्चर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहा है, स्ट्रॉन्ग एरिया है। कोविड के समय भी एग्रीकल्चर ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें हिंदुस्तान ने पॉजिटिव जीडीपी हासिल की थी। तो एग्रीकल्चर में वो क्योंकि 2050 के आसपास 165 करोड़ की जनसंख्या होगी हिंदुस्तान की, वो विश्व का एक छोटा विश्व खुद ही स्वरूप रहेगा। तो उसमें उतने 165 करोड़ लोग की जनसंख्या को खाना खिलाना, भोजन देना भी बहुत बड़ी चैलेंज होगा। तो हमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनोवेशन तो करना निहायत ज़रूरी है। ऐसे प्रोडक्ट लाएँ, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करें, ऐसे कल्टीवेशन का करें, प्रोडक्टिविटी बढ़े और साथ-साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करेंगे कि हमारा उस पर क्लाइमेट का इफ़ेक्ट ऐसा ना हो कि
हम क्लाइमेट के कारण हम मात खा जाएँ। जैसा हम लोगों ने देखा कोविड में कारण हम लोगों ने एक ऐसी बीमारी के कारण पूरा देश, पूरा विश्व सफ़र किया। तो क्लाइमेट की जो बिगड़ता स्वरूप है, कहीं हमारे एग्रीकल्चर को भी ना खराब करे, कहीं हमारे जीवन को ना खराब करे, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। और साथ-साथ जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ जो ह्यूमन इंडेक्स होगा हमारा, पॉपुलेशन होगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा उस वक़्त क्लाइमेट का उसका इम्पैक्ट कम पड़े और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो और गुड ट्रांसपोर्टेशन हो। तो उसमें अगर हम बात कर रहे हैं आज कि मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करके, सोलर एनर्जी यूज़ करके, बायो एनर्जी यूज़ करके फ्यूल यूज़ किया जाए, ना कि पेट्रोकेमिकल यूज़ किया जाए। जी। हम प्रयास हो रहा है ई-व्हीकल का प्रयास हो रहा है, हमारी बैटरीज़ का यूज़ कर सोलर एनर्जी यूज़ करके। अगर हम बैटरीज़ की बात करेंगे तो हमको बैटरीज़ को फिर उसका इम्पैक्ट को क्लाइमेट पे क्या पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट देखना पड़ेगा। साथ-साथ प्रयास हो रहा है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का, जिसमें एक कैप्सूल के रूप में हम साउंड की गति से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अगर आप बॉम्बे से आपको पुणे आना हो तो आप एक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से 20 मिनट में पहुँच जाएँगे। तो इस टेक्नोलॉजीज़ का भी इजाद किया जा रहा है। तो इन क्षेत्रों में, एनर्जी के क्षेत्रों में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्रों में, फूड के क्षेत्रों में, हाउसिंग के क्षेत्रों में हमें ऐसे अफोर्डेबल, सस्टेनेबल हाउसिंग बनानी पड़ेगी कि वो हमारा क्लाइमेट को अफ़ेक्ट ना करे। हेल्थ के क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों में हमको प्रयास करने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, जहाँ हमारा डिफेंस होगा, वहाँ पर भी ऐसे ऐसे हमको वो लड़ाकू हथियार क खोज बनाने पड़ेंगे, इज़ाद करने पड़ेंगे, जो जहाँ मैनलेस हो, जहाँ इंसान की ज़रूरत ना पड़े, वो दूर से ही उस पर तो इन सब तमाम क्षेत्रों में एक मल्टी प्रोंग एफर्ट करना पड़ेगा, हर चहुर्मुखी दिशाओं में एफर्ट करना पड़ेगा, जिससे हमारा इनोवेशन आगे हो, देश आगे हो, जीडीपी आगे हो और एक सक्सेसफुल गुड क्लीन सोसाइटी हो हमारे नेशन की। जी, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि ये जो क्षेत्र हैं, ये जो सेक्टर हैं, इनमें ध्यान देने की, इनोवेशन की ज़रूरत है। एक और है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रहा है और ख़ासकर जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो इनोवेशंस हो रही हैं, उसे व्यक्ति पर ये मैसेज जा रहा है कि ये हमारी जॉब के लिए ज़्यादा खतरनाक है। जॉब के लिए ज़्यादा खतरा तो अवश्य है, जैसे कि मैंने पहले बताया, हमको स्किल डेवलपमेंट चेंजेस करने पड़ेंगे। जी। हमको अपने को ट्यून अलाइन करना पड़ेगा इन क्षेत्रों की टेक्नोलॉजीज़ के लिए, कि जैसे कि हम एआई टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, डेटा माइनिंग की हो, डेटा लॉगिंग की हो, डेटा प्रिजर्वेशन, डेटा कंज़र्वेशन, डेटा सिक्योरिटी की बातें की जाएँ, तो उस एरिया में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमको लोगों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एरिया में जॉब खोजें, ना कि जॉब खोजें कि हम सिर्फ़ टाइपिंग करेंगे, हम फ़ोटोकॉपिंग करेंगे, ज़ेरॉक्स करेंगे, इस क्षेत्र में। ऐसे ही ऐसे ही हमको देखना पड़ेगा कि हम अगर इनोवेशन कर रहे हैं हेल्थ के क्षेत्र में, तो आज हमारी बात की जाएगी, अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हम हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, तो हमको ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी जहाँ पर हम लिवर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के स्किल सेट डेवलप करें, ना कि हम आज वो सिर्फ़ उनको पुराने तरीके से ट्रीटमेंट की बात करें। जो तो नए क्षेत्रों का विकास होगा, नए स्किल्स के की खोज ज़रूरत पड़ेगी, नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और सर्टेनली इनोवेशन के साथ-साथ हमको स्किल डेवलपमेंट पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बताई है डॉक्टर साहब ने कि तकनीक और इनोवेशन जो हम बात कर रहे हैं कि ये हमें लगातार अपडेट हो रहा है, चारों तरफ लगातार इसमें नई-नई चीज़ें आ रही हैं, तो ज़रूरी ये भी है कि हमें इसी के लिहाज से स्किल्ड भी होना है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये महज़ ऐसा नहीं है कि हमारे लिए चुनौतियाँ हैं, ये एक मौका भी है, अवसर भी है, जी। अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि किस तरह से इनोवेशन को लेकर खास यूथ में, और जिस तरह से आपने मैसेज दिया है कि ये हम अपने आप को अपडेट रखें। एक आखिरी संदेश, इस क्षेत्र में क्या मैसेज है आपका, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं? जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों हैं, उनको ये मेरा मैसेज ये होगा कि वो कंटिन्यूअसली इनोवेटिव प्रोसेस को अडॉप्ट करते रहें। वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी का काम करते हों, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में काम करते हों, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र, चाहे एजुकेशन में। आज हमारे एकेडमिक्स क्षेत्र में भी इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। कल को हमारे एआई के कारण हम वो गुरुकुल पद्धति की पढ़ाई की बात करेंगे, वो टीचर्स की बात है, क्लासरूम टीचिंग, वो सब खत्म हो जाएगा।
वो क्लासरूम बच्चे क्लासरूम में टीचिंग करने नहीं आएँगे, वो घर पे अपने हॉस्टल में, अपने रूम पे, अपने घर पे बैठ के पढ़ लेंगे। उनके पास सब कंटेंट। तो अब वहाँ पे ये कहा जाए कि टीचर्स की जॉब चलेगी, नहीं, टीचर्स जॉब जाएगी नहीं। टीचर्स को कंटेंट डेवलपर के रूप में करना पड़ेगा कि वो अपनी नॉलेज को वो कैसे सॉफ्ट स्किल में, सॉफ्ट नॉलेज में दे सकें, लड़के वहाँ पर कर सकें। वो लैबोरेटरीज़ हमारी जो रियल टाइम लैबोरेटरीज़ चेंज हो जाएगी वर्चुअल लैबोरेटरीज़ में, लड़के अपने एआर, वीआर के माध्यम से अपने लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कर पाएँगे। तो हम टीचर्स को भी नया स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और रही इनोवेशन की यूज़ करने वालों की बात, उनको ये ज़रूर बताना इस बात पर सजग रहना पड़ेगा कि वो उन्हीं इनोवेशंस को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, उन्हीं इनोवेशंस को सपोर्ट करने की कोशिश करें, जो उनके लिए जस्ट हो और एथिकल हो, ना कि अनजस्ट, अनएथिकल और बायस्ड हो। बहुत शानदार बात कही है। इनोवेशन हमारे लिए अवसर भी हैं और चुनौती भी है। ये देखना हमें कि वाइज बुद्धिमत्ता से इसका इस्तेमाल करना है और बड़ी चीज़ ये है कि इसके बगैर संभव नहीं है ना हमारी प्रगति, ना देश की प्रगति। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। फिलहाल दीजिए इजाज़त। द फर्स्ट विटनेस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।